आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर यानी कि कोल्ड वॉर। ठीक है, तो कोल्ड वॉर से आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि कोल्ड वॉर या वॉर को कोई कोल्ड वोल्ड हो गया था या फीवर हो गया था। तो ऐसा नहीं है, वॉर को कोई कोल्ड नहीं हुआ था। हालांकि वॉर जरूर कोल्ड रहा था, यानी कि उसकी जो प्रवृत्ति थी वो जरूर ठंडा रहा था, युद्ध ठंडा रहा था। ठीक है, मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त के बीच लड़ाई हो जाती है और आप दोनों सिर्फ मन में सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए कि हाँ उसको साथ गलत करना है, हाँ गलत किया उसने, गलत करना है। तो ये क्या है, ये एक दिमागी लड़ाई है, एक मानसिक तनाव के रूप में लड़ा जा रहा है। अगर वहीं आप दोनों मैदान में उतर आते हैं, एक दूसरे को मार से बैठ के ब्लड निकाल देते हैं, तो क्या होगा, ये रक्त रंजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कोल्ड वॉर नहीं कह सकते, क्योंकि ये वॉर भी कुछ ऐसा रहा था जो कि मानसिक तनाव के रूप में रहा और इसी तरह से खत्म हुआ। इसमें कोई रक्त रंजित नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई खून नहीं बहा, हथियार नहीं चलाए गए। इसीलिए इस वॉर को क्या कहा गया, कोल्ड वॉर, यानी ऐसा वॉर जो ठंडा रहा, जिसमें कोई खून का बहाव नहीं किया गया। अब ये तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो चित्र है वो अमेरिका का है और ये देखिए ये जो चित्र है वो सोवियत संघ का है। ये चित्र के माध्यम से यही दर्शाया गया है कि इन दोनों देशों में ये युद्ध चला था, शीत युद्ध। किन दो देशों में, यूएसएसआर और यूएसए, सोवियत संघ, अमेरिका, सोवियत संघ और अमेरिका। ये हमारा सोवियत संघ है और ये हमारा अमेरिका है। तो इन दोनों के बीच में ही क्या चला था, शीत युद्ध। इसमें कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ था, सिर्फ मानसिक तनाव के रूप में युद्ध चला, यानी कि मन तक ही सीमित रहा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक, अब आप समझ रहे हो क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। अगर कोई युद्ध नहीं हुआ था तो क्यूबा मिसाइल संकट कहाँ से आया, तो समझते हैं इसको भी। तो देखिए 1961 में जो सोवियत संघ के जो नेता थे उनको ये चिंता सताया, एक शक हुआ या चिंता सताया कि क्यूबा जो सोवियत संघ से जुड़ा हुआ एक द्वीपीय देश है, तो उस पर क्या करेगा अमेरिका, क्या करेगा उस पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। अब क्यूबा चूंकि क्या था, अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, तो क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। ठीक है, जब वो अमेरिका से जुड़ा हुआ, तट से लगा हुआ था, लेकिन क्या था, क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। क्योंकि सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायक देता था, इसलिए जुड़ाव किसके साथ रहेगा, जाहिर सी बात है सोवियत संघ के था। तो सोवियत संघ के नेता निकिता खुरुश्चेव, याद कर लीजिए सोवियत संघ के नेता उस समय कौन थे, निकिता खुरुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि रूस को क्या करेंगे, वो सैनिक अड्डे के रूप में बदल देंगे। उसी के तहत क्या किया गया कि 1962 में क्या किया गया, खुरुश्चेव ने, निकिता खुरुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा जो जगह था वहाँ पे उन्होंने परमाणु मिसाइल क्या कर दी, तैनात कर दी। इसे ही हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से आमतौर पर जानते हैं। ठीक है, तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। जैसे ही क्यूबा में मिसाइल संकट दिखा अमेरिका को, तो वो क्या होगा, इस हथियारों के नजदीकी निशाने पे बिल्कुल आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। अब क्या कर सकता था, जैसे ही, क्योंकि आपको बताया ना मैंने कि अमेरिका है, उसके तट से लगा द्वीपीय देश था क्यूबा। अगर यहाँ पे कोई मिसाइल इस तरह से स्थापित की जाती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका का कितना ज्यादा भू क्षेत्र इसके खतरे में आ गया। ठीक है, तो लगभग दोगुने ठिकाने शहरों पर हमला सोवियत संघ बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक क्या हुआ, अमेरिका के 3 हफ्ते बाद लगी। इसका भनक अब अमेरिका को लग चुका था कि क्यूबा में क्या हो रखा है, परमाणु हथियार तैनात कर दिया गया है। तो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैनेडी,
जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार कुछ भी करने की हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अब उनको पता तो चल गया कि वहाँ पे मिसाइल लगा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ कदम उठाने से वो लोग डर रहे थे कि ऐसा ना हो जाए कि फिर कोई युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय पे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ सुपर पावर की तरह था। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका इससे लड़ता तो खतरा मोल लेना जैसा था, इसलिए अमेरिका के लोग हिचकिचा रहे थे। इससे अमेरिका के राष्ट्रपति हिचकिचा रहे थे, उनके सलाहकार भी हिचकिचा रहे थे, ठीक है। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइलें परमाणु हथियारों को हटा ले। वो चाहते थे कि क्या करे, जो ख्रुश्चेव है नेता वो हटा ले वहां से, ठीक है। तो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका के जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। यानी जो अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं उनको उनसे क्या किया जाए, जो सोवियत के जहाज है उसको रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यह लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि हाँ अब तो युद्ध होने वाला है, क्योंकि जंगी बेड़ा अमेरिका ने आगे कर दिया, जबकि अमेरिका ने इसलिए जंगी बेड़ा आगे किया ताकि युद्ध को रोका जा सके, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। संकट कहते हैं ना, संकट की क्यूबा में जो लगा मिसाइल है उसका संकट, तो इसीलिए इसको क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। अब देखिए, ये कोई आम युद्ध नहीं होता, अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। अब देखिए, ये कोई आम युद्ध, जाहिर सी बात है दोनों के दोनों सुपर पावर थे, अमेरिका भी और यूएसएसआर भी। यूएसएसआर भी बहुत सुपर पावर था और यूएसए, ये दोनों क्या थे, बहुत ज़्यादा सुपर पावर थे। अगर इन दोनों में गलती से भी लड़ाई छिड़ता तो इसका घातक परिणाम सामने आता, पूरा देश पूरा वर्ल्ड इससे मतलब प्रभावित हो जाता। तो कोई छोटा मोटा युद्ध होने वाला नहीं था। तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। अब देखिए, क्योंकि शीत युद्ध का हम बात कर रहे हैं, तो शीत युद्ध का चरम बिंदु अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। जाहिर सी बात है, क्यूबा मिसाइल संकट, जैसे ही क्यूबा में मिसाइल संकट तैनात की गई, वैसे ही ये आशंका हुई ना पूरे दुनिया को कि हाँ अब ऐसा हो सकता है कि शीत युद्ध ना शुरू हो जाए। शीत युद्ध की शुरुआत ही माना जाता है, उसका चरम बिंदु माना जाता है क्या, क्यूबा मिसाइल संकट। जैसे ही वो स्थापित की गई थी, वहीं से सारी कहानी हमारी शुरू होती है शीत युद्ध की। तो उसका चरम बिंदु से पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ क्यूबा का जो मिसाइल संकट था वही था, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो शीत युद्ध संघ के अमेरिका जो थे श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों के संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया। अब ये तो सौभाग्य कह सकते हैं कि जो ये युद्ध जो चल रहा था उसने कभी भी युद्ध, रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं लिया। यानी इन दो देशों के बीच कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, ठीक है। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। आपको पता होगा कि पहला विश्व युद्ध हुआ, फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और ये दोनों विश्व युद्ध कितना ज्यादा घातक परिणाम साबित हुए। अब डर था पूरा दुनिया को कि कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा खतरा था, डर था कि अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या होगा। अब तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हैं कंट्रीज, इनके पास मिसाइलें हैं, और अब अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, पूरा जो दुनिया है वो ही बिखर के रह जाएगा। पूरा दुनिया पर इसका प्रभाव बहुत ही घातक पड़ेगा, ठीक। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, ठीक है। इसमें सिर्फ शक्ति संतुलन नहीं किया गया था। शक्ति संतुलन में जैसे कि आपका, मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है, दोनों में लड़ाई चल रहा है, ठीक है। अब आप भी चाहेंगे कि मेरे पास ज़्यादातर लोग हो जाए, और वो भी चाहेगा कि मेरे पास, तो अब मान लीजिए उसके पास 4 इंसान है, तो आप भी चाहेंगे कि मेरे पास 4 हो जाए, कम से कम 3 तो हो जाए, ताकि उससे लड़ने में मुझे दिक्कत ना होगी, मैं हार नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या चाहेंगे कि शक्ति बना रहे दोनों के बीच में, इसलिए शक्ति संतुलन इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सिर्फ शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर एक वास्तविक संघर्ष जारी था। देखिए, इस युद्ध को हम सिर्फ शक्ति संतुलन के रूप में नहीं कहेंगे। जैसा कि बहुत ही बड़ा जो फैक्ट है इसको समझिए तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। ये दोनों जो युद्ध था उसका कारण क्या था, यूएसएसआर, देखिए ये यूएसए,
विचारधारा क्या थी? साम्यवादी। साम्यवादी। और इसकी विचारधारा थी पूंजीवादी। अमेरिका की जानते हैं ना, पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है, पूंजीवादी। तो ये जो युद्ध था ना, ये विचारधारा का भी युद्ध था, यानी ये पूंजीवादी का और साम्यवादी विचारधारा का भी युद्ध इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या था कि ये जो विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था, तो विचारधारा की लड़ाई जो थी इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में, मतलब कि जो पूरी दुनिया है, पूरा विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। अब अमेरिका क्या कहेगा कि जाहिर सी बात है पूंजीवादी है, और सोवियत संघ कहेगा कि तो साम्यवादी है। तो दोनों में ये लड़ाई चल रही थी, दोनों में युद्ध चल रहा था, मानसिक तनाव चल रहा था कि पूरी दुनिया में कौन सी मतलब नीति होनी चाहिए, कौन सी विचारधारा होनी चाहिए। तो पक्षपात कौन कर रहा था? अमेरिका का पक्षपात, अमेरिका पक्षपात कर रहा था पूंजीवादी का, और सोवियत संघ कर रहा था साम्यवादी का, ठीक है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और गुट उदारवादी लोकतंत्र था तथा पूंजीवादी का समर्थक था, ठीक है। अब देखिए जो अमेरिका था वो क्या था, ये पूंजीवादी विचारधारा का था, ठीक है। और ये पश्चिमी था, पश्चिमी, पश्चिमी गुट की तरह, पश्चिमी गुट। वही बात करें तो पूर्वी गुट का कौन होगा? सोवियत संघ। और इसका जो समाजवाद साम्यवाद के लिए थी, इसकी जो सोच विचारधारा थी, ठीक। तो आप इन विचारधाराओं के बारे में 11 में पढ़ चुके हैं। हाँ, आपने पढ़ा होगा 11 में विचारधारा के बारे में कि किस साम्यवादी विचारधारा क्या होती है और पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध क्या है। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको सामने एक्सप्लेन कर दूंगी कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है? एक मानसिक तनावित, रक्त रंजित रहित युद्ध ही शीत युद्ध है, जिसका तासीर ठंडा रहा हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं समझना कि शीत युद्ध क्या है। अब बात करते हैं कि सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। सन 1945 में क्या हुआ कि अब ये मित्र राष्ट्रों के और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 की समाप्ति हो गई। अब क्या हुआ, कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है वहां से हमें शीत युद्ध की कहानी सुनाई देती है, क्योंकि शीत युद्ध को ही तो तीसरा विश्व युद्ध कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है ना कि तीसरी विश्व युद्ध। तो जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है वहां से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो जब खत्म हुआ 1939 से लेकर 1945, तो जब समाप्त हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, तो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। मित्र जो राष्ट्र थे, दो राष्ट्र बने हुए थे उस समय पे, एक मित्र राष्ट्र बना था और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो इसका जो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे तो याद कर लीजिए, सोवियत संघ, अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, और धुरी राष्ट्रों की इटली, जर्मनी, जापान, ठीक है, इस तरह से था। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे, ठीक है। यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाके में भी फैला, सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था, ये यूरोप से बाहर भी फैला। इसका विस्तार क्या हुआ? दक्षिण एशिया, चीन, बर्मा, म्यांमार, भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से तथा इस युद्ध के बड़े पैमाने पर जनहानि, धन हानि, मैंने बताया था ना कि युद्ध होता है तो कितना ज्यादा हानि होती है, उसी का आशंकित और डर था इस शीत युद्ध में भी, ठीक है। तो 1914 से 1918 के बीच पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, एकदम मतलब भयावह तरीका कर दिखा दिया था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो पूरा दुनिया एकदम से कहते हैं ना भयंकित हो गया था, लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये तो उससे भी ज्यादा घातक साबित हुआ। सोचिए कितना बड़ा। अब जब तीसरा विश्व युद्ध होता था, इमेजिन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि कितना ज्यादा वो घातक हो सकता था, ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत होती है। देखिए यही ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी पूरी कहानी समझने के लिए, कि जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वहाँ से क्या होता है? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की शुरुआत होती है, ओके। तो अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए
और जापान को घुटने टेकने पड़े। देखिए, जब क्या हुआ कि जब 1945 में अमेरिका ने क्या कर दिया, जापान के दो बड़े बड़े शहर, एक हिरोशिमा था, एक नागासाकी, इन दोनों पे परमाणु बम गिरा दिया। उससे क्या हुआ, जापान को बहुत ज़्यादा जनहानि हुई, धन हानि हुई। इसलिए जापान ने क्या किया, अपने घुटने टेक दिए, उसने हार मान ली। और इसके साथ ही क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, तो परमाणु बम गिराने के अमेरिका फैसले के आलोचकों का तर्क है। अब देखिए, जो परमाणु बम गिरा दिया था, तो कुछ आलोचक रहे, उन्होंने कहा, उसका आलोचना की, जिस जिस वजह से अमेरिका ने जब परमाणु बम गिरा दिए, उसकी आलोचना करते हुए आलोचक ने कहते हैं कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ठीक है, ऐसे में बम गिराना और गैर जरूरी था, क्योंकि जब जानता था अमेरिका कि जब जापान पहले से ही आत्मसमर्पण कर देगा, वो हार मान लेगा, फिर ऐसे में बम गिराना जरूरी तो नहीं था, फिर भी गिराया उसने। तो इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। यानी कि इसी वजह से वो मानते हैं, जो आलोचक हैं, कि सोवियत संघ से जो अमेरिका ने जो ये फैसला उठाया ना कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा दिया, तो वो सोवियत संघ से कहीं ना कहीं जूझ रहा था, इसलिए ऐसा उसने किया। सोवियत संघ को रोकना चाहता था, ठीक है, इसलिए ऐसा किया। बस सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, वो सोवियत संघ के सामने दिखाना चाहता था कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए वो ऐसा करना किया उसने। तो अमेरिका के समर्थकों का लेकिन यह तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। तो अमेरिका के भी कुछ जो फायदे में बोलते हैं, अमेरिका की तरफ से बोलते हैं पक्ष में, वो क्या बोलते हैं कि जल्दी जल्दी युद्ध खत्म करना था, इसलिए हमने ऐसा किया। अब उसका परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन ये वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या परिणाम रहा, वो तो जो भी रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पूरे विश्व पर दो महाशक्तियों का, एक और दो महाशक्तियों का क्या हुआ, उदय हुआ। अब ये जो दो महाशक्तियां थी, ये सबसे पावरफुल मानी जाती थी। एक यूएसए और एक यूएसएसआर। ठीक है, तो ये दो महाशक्तियां अब उभर कर सामने आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा श्रेष्ठ विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी कि विश्व के किसी भी परिघटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने, वो दोनों महाशक्ति बनने की होड़ जो कर रहे थे ना, एक दूसरे से और ज्यादा ऊपर की। जब दो लोगों में रेस चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो व्यक्ति है, या वाला ये वाला जो देश है, वो इस वाले देश से आगे निकलने की कोशिश करेगा। बाकी देश तो बहुत पीछे हैं, उनसे उसको कोई डर नहीं, लेकिन अभी जो उसके साथ है, उससे वो आगे निकलने की जो होड़ थी, सुपर पावर बनने की जो होड़ थी दोनों देशों में, उसी के मुकाबले खड़ा होना क्या हुआ, शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह भी समझ काम कर रही थी कि परमाणु बम होने से वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता कि परमाणु हथियार हों कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर, आपको इस तरह से समझिए। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि आपका ये दोस्त है और ये आपको पता है इसके पास भी 4 गन है और मेरे पास भी 4 गन है। अब आपको पता है कि जितना मैं गन चलाऊंगी, उतना ही मेरे पास भी गन लगेंगे, मुझे भी हानि होगी। ऐसे में क्या होता है, खतरा कम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि दोनों को डर होता है। यहाँ इसको भी डर है, इसको भी डर है। ठीक है, ये वाले को भी डर है और बी वाले को भी डर है। ठीक है, कि हो सकता है ये वाला बहुत क्षति पहुंचाएगा, तो उतना ही क्षति बी वाला पहुंचाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, युद्ध की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम उठाने से डरता है। ठीक है, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाला विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहरा जा सकता। युद्ध से अगर हो सकता है किसी को भी फायदा हो, लेकिन इसका जो विध्वंस होता है वो पूरे देश को देखने को झेलना पड़ता है, तो उसको सही तो नहीं ठहरा जा सकता, है ना। परमाणु युद्ध
कि सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा, क्योंकि दोनों को बहुत क्षति उठाना पड़ेगा। अगर अब कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसे परमाणु हथियारों से को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? अवरोध या रोक और संतुलन का तर्क कहा। यानी कि रोक और संतुलन या अवरोध को क्या कहा जाता है कि अगर कोई, मान लीजिए अगर यूएसए है, ठीक है, यूएसएसआर, अगर यूएसए ने यूएसएसआर पे जीत भी कायम कर ली, फिर भी इसके पास इतने हथियार है कि वो इस पूरे को नष्ट कर सकता है। तो इसको, इसी चीज को रोकने के लिए एक जो रोक के जो नियम बनाए गए, इसे ही क्या कहा जाता है? संतुलन का जो नियम है उसे अवरोध कहा गया, अवरोध। ठीक है, दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। तो इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी क्या रही तासीर? मैंने बोला था पहले कि ठंडी रही, ओल्ड रहा। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध को नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को नहीं रोक सकती। मतलब कि दोनों के पास शक्तियां बराबर थी, तो इसने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन जो मानसिक तनाव था, जो मानसिक तनाव दोनों में चल रहा था, उसको ये चीज रोक नहीं पाई। ठीक है, शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दे तो इनमें से दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। ठीक है, दोनों महाशक्तियों के, यूएसए के और यूएसएसआर के, अपने अपने गुट थे। ठीक है, इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल होने से अपेक्षा थी कि तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होने को देशों को समझना था। ठीक है, आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुट के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसी साबित होगा। तो इस संबंध में क्या हो? जिम्मेदारी का मतलब है कि संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाला। ठीक, अब बात करते हैं हम दो विश्व का आरंभ। तो आपको पता है ऊपर कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो क्या होता है? दो महाशक्तियां उभर कर आती है। अब जब पूरे वर्ल्ड में दो महाशक्तियां हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों के बीच दरार आ जाए, दोनों में युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, तो विश्व कैसा नजर आएगा? आपको अभी स्क्रीन पे कैसा नजर आ रहा है? जैसा लग रहा है ना कि दो दो चीजें आपस में बटी हुई हैं, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दो ध्रुव अब बन गया। दोस्त एक, इसका एक हुआ ये था अमेरिका, और दूसरे का हुआ कौन कर रहा था? सोवियत संघ। अब विश्व एक भाग में नहीं, पूरा विश्व नहीं, अभी दो टुकड़े में ऐसा लग रहा था कि टूट गया है। तो बड़े बड़े महाशक्तियां आपस में जब लड़ने लगी तब, ठीक है, तो दोनों महाशक्तियों के विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत ही स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। अब देखिए, इस तरह से इसको समझिए। अब जब विश्व जो था वो दो टुकड़े में टूट गया, टूटना इट मीन्स यहाँ पे ये है कि दो भागों, मतलब कि दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां आपस में जब लड़ रही थी, तो यहाँ टूटा नहीं था, लेकिन आप समझिए एक तरह से कि दो अलग अलग शक्तियां लड़ने लगी थी। मान लीजिए घर में अगर आप महसूस करें और आपकी मम्मी और पापा में झगड़ा हो जाए, बच्चे हैं तो वो सोचेंगे ना कि मम्मी ज़्यादा पावरफुल है, पापा उस तरफ से चले जाते हैं। वैसी ही स्थिति बन गई थी। तो छोटे छोटे देश थे। अब उन्होंने सोचा कि या अब विश्व तो दो भागों में बट चुका है, अब विध्वंस इतना ज़्यादा होगा तो हम पे भी असर होगा। इन छोटे छोटे देशों ने क्या सोचा कि कुछ इसमें मिल जाएंगे, कुछ इसमें मिल जाएंगे, जो जिसको जिधर अच्छा लगा उधर वो मिल गया। ठीक है, इस तरह से वो मिल गए, आपस में बड़ी महाशक्तियों के साथ जुड़ गए ताकि उनको सुरक्षा मिले। ठीक है, तो एक रास्ता था। अब देखिए, परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षा के छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। अब इन छोटे जो देश थे ना, जो जुड़े महाशक्तियों के साथ, उनका भी कुछ ना कुछ हित था। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा वायदा मिला। उनको क्या दिया गया कि तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, महाशक्ति वाली देशों ने कहा
कि तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। हथियार और आर्थिक मदद भी मिली, हथियार भी दी गई, ठीक है, महाशक्ति देश वाले से, और इनको मदद और भी आर्थिक मदद भी मिली। इन देशों की अपनी पड़ोसी देशों से होड़ थी। अब देखिए ये छोटे छोटे जो देश थे ना, ये महाशक्ति तो अलग कर दीजिए, लेकिन छोटे छोटे देश थे ना, इनको अपने ही पड़ोसी देशों से क्या था, होड़ लगा हुआ था। इनको इससे थोड़े लड़ना था, इनको इससे नहीं लड़ना था, इनको इससे ज़्यादा विकास तो एक सोचते भी नहीं थे। ये सोचते थे कि इससे ज़्यादा हम विकास करें। मैंने बताया था ना कि ये दो होता है तो सोचता है कि पहले इससे वाले से ज़्यादा विकास करेंगे हम, दोनों में होड़ लगी रहती है। उससे चाहे अगर कोई ज़्यादा ही आगे जा रहा है तो इसको साथ ही इसका होड़ लगा रहेगा। तो यही वजह था कि वो आपस में क्या था, आपस में ही उनका होड़ चल रहा था। तो इस वजह से वो जब उन्हें हथियार दिए गए, आर्थिक मदद दी गई, तो वो उसमें शामिल होना पसंद करने लगे। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया। अब क्या हुआ, पूरा दुनिया का दुनिया दो देशों में बट गया पूरी तरह। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिम यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, और जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में शामिल हो गया। लेकिन इसीलिए इसी खेम के पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन में कहते हैं। अब देखिए इसको हम पश्चिमी पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। पश्चिमी जो कि याद रखिए अमेरिका है, यूएसए, और पूर्वी जो कि यूएसए है, यूएसआर यानी सोवियत संघ। तो अब क्या था कि पूर्वी और पश्चिमी गुट दो बन गए। पश्चिमी गुट का संचालन कौन कर रहा था, अमेरिका, और पूर्वी का सोवियत। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए क्या कहा गया, इसको पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट के नाम से गठबंधन से भी जाना गया। अब पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, ठीक है। अब पश्चिमी गठबंधन ने क्या किया, स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। तो अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो की स्थापना हुई। पश्चिमी गुट में क्या फिर किया गया, सैनिक संगठन की स्थापना की गई, ठीक है। उसका नाम रखा गया नेटो। उसको फुल फॉर्म याद कर लीजिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें 12 देश शामिल थे। इसमें टोटल देश देखिए, ये नेटो है हमारा, ठीक है, नेटो, और इसमें 12 देश शामिल थे। पश्चिमी गठबंधन था, पश्चिमी बनाया गया था, इतना क्लियर है, और 12 देश इसमें शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की, यहाँ देखिए एक बार देख लीजिए, जो येलो वाला दिख रहा है ना, पीला पीला, ये क्या है, नेटो है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये पश्चिम की तरफ है, वार्सा रेड वाला। अन्य कम्युनिस्ट देश, अन्य देश, जो कि अन्य देश वो हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि देखिए ये रेड वाला क्या है, वो सोवियत संघ, ये अमेरिका, और ये जो देश दिख रहे हैं ना आपको, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब किसी में भी शामिल नहीं थे। एक भारत भी किसी में भी शामिल नहीं था। तो इस मैप को भी बहुत ध्यान से एक बार देख लिया करिए, ताकि बहुत कुछ समझ में आता है मैप देखने से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस मैप को ध्यान से देखिए, पहली दुनिया ये अमेरिका, दूसरी दुनिया बन गई अब सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है, जो किसी में भी शामिल नहीं हुआ वो तीसरी दुनिया में आता है, ठीक है। अब दुनिया तीन भागों में बटा, दो भाग में तो बटा हुआ था, अब तीन भागों में उभर के सामने आया। अब क्यों तीन भागों में सामने आया, इसको भी समझ लीजिए। अब जैसे कि देखिए एग्जाम्पल पुराना लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। अब देखिए दो भागों में तो देश बट गया, पूरा का पूरा वर्ल्ड बट गया, ठीक है। छोटे छोटे देश इसके साथ जुड़ गए, कुछ यूएसए के साथ जुड़ गए, कुछ यूएसएसआर के साथ जुड़ गए, ठीक है, छोटे छोटे देश। लेकिन कुछ ऐसे देश भी रहे जो किसी के साथ नहीं जुड़े, ये अलग ही रहे, इनका एक अलग ही संग्रह, इसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे देश थे, ठीक है। तो अब क्या नजर आ रहा है आपको, एक, दो, तीन। तो अब दुनिया कितने भागों में बटा, तीन भागों में, ठीक है। तो इस तरह से भी कहा जाता है कि तीसरी दुनिया। तो उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश, अभी नाटो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि अगर नाटो का काम क्या था, अगर यूरोप के इन देशों में से किसी, जो 12 शामिल हैं उसमें नेटो में, उसकी बात कर रहे हैं हम, किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला माने। नेटो का यही काम था कि अगर इसमें 12 देश शामिल थे,
अगर किसी एक देश पर यहाँ पे हमला होता है तो पूरा नेटो नेटो इसकी सहायता करेगा, ठीक है, इसकी तरफ से लड़ेगा, इसलिए इस संगठन को बनाया गया। और इस नेटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से, ठीक है, पूर्वी देखिए, पश्चिमी गठबंधन याद करिए, पश्चिमी नेटो, नाटो भी कह सकते हैं इसको, और पूर्वी जो था वो वार्सा, वार्सा पैक्ट, पैक्ट, ठीक है, तो वार्सा पैक्ट के नाम से बनाया गया। और इसकी वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई कौन करा? सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों के यूरोप के मुकाबला करना। जाहिर सी बात है, दोनों एक दूसरे के विपरीत में खड़े हुए थे, दोनों संधियों को एक दूसरे के विपरीत में बनाया गया था, तो इनका काम क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत लड़ना, है ना। तो अगर वार्सा में किसी पे युद्ध कोई हमला करता है नेटो से, तो नेटो को जवाब देना, और नेटो पर कोई हमला करता है वार्सा से, तो वार्सा को नेटो जवाब देगा। इस तरह से बनाया गया। तो शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरत और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता है, जैसे कि ऊपर बताया गया है। देखिए, महाशक्ति के बीच इतनी तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने गुट में शामिल होने के लिए कुछ अपने देशों को ताकत का इस्तेमाल किया। कुछ कई बार क्या हुआ, कई बार मान लीजिए अमेरिका में कोई देश शामिल नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया, अपने सैनिक पावर के तहत ताकत आजमाया और कहा कि नहीं तो मुझ में ही शामिल हो। कुछ ने सहायता के बलबूते तो खुद ही आ गया, और नहीं आ रहा तो मजबूती से, ठीक है, उसको ले लिया गया। तो अब क्या था, देश लेकिन छोटे देश जो थे उनका भी कुछ फायदा था, इसलिए कुछ देश इसलिए भी जुड़े, ठीक है, अपने आर्थिक फायदे के लिए, हथियार लेने के लिए, और अपने जो पड़ोसी देश था उसके जो मुकाबला चल रहा था उसमें वो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे बढ़ जाइए और बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं कि छोटे देश आखिरकार क्यों जुड़ रहे थे महाशक्तियों के साथ, उसका क्या लाभ था। उसके एक नहीं काफी सारे लाभ थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हथियार, हथियार, हथियार मिल रहा था, ठीक है, धन मिल रहा था, और क्या मिल रहा था, विचारधारा, सुरक्षा, सुरक्षा मिल रहा था, ठीक है, सुरक्षा भी मिल रहा था उन्हें, सैन्य ताकत मिल रहा था। तो इन देशों ने क्या सोचा कि क्यों ना महाशक्तियों के साथ जुड़ा जाए, ताकि उनको फिर खतरे से बच सके। अब अगर मान लीजिए कोई नाटो में शामिल हो जाता है, तो अगर वो छोटा था तो उस पर कोई भी हरा सकता था, लेकिन अब वो नाटो में शामिल है, इसलिए अब उस पर आक्रमण करने से कोई भी डरेगा, है ना, क्योंकि अब पूरा का पूरा अमेरिका उसके अ, रक्षा करेगा। अब देखिए, एज अ पॉइंट पॉइंट हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, इनको छोटे देशों को मिल रहा था महाशक्ति से, इसलिए भी उनके साथ जुड़े। दूसरा क्या है कि भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों का सेना का संचालन कर सके। भू क्षेत्र भी मिल रहा था। अब भू क्षेत्र कैसे क्यों मिल रहा था, इसका कारण जानिए। भू क्षेत्र इसलिए मिल रहा था, अब मान लीजिए इस तरह से देखिए, मान लीजिए ये अमेरिका है और ये सोवियत संघ। अब यहाँ का कोई देश यहाँ इसके साथ जुड़ गया है, तो यहाँ पे अपनी सैन्य शक्ति अगर अमेरिका यहाँ बैठा देता है तो इसके साथ लड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी ना। तो इसको वो क्या करेगा, ये जो महाशक्ति है इसको भू क्षेत्र देगा, भू क्षेत्र यहाँ जगह देगा, तो इसको जगह भी मिल रहा था छोटे वाले देश को। इस वजह से भी वो उसने महाशक्ति के साथ शामिल होना पसंद किया। सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे के जासूस कर सके, सैनिक ठिकाने भी मिले। महाशक्तियों का भी कुछ फायदा था और छोटे देशों का भी फायदा मिल रहा था, इसलिए वो आपस में जुड़ रहे थे। आर्थिक मदद भी मिल रही थी, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैनिक खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। तो इसी कारण छोटे देश क्या करे, महाशक्तियों के साथ जुड़ गए, ठीक है। अब शीत युद्ध के दायरे बात करेंगे। अब हम शीत युद्ध के दायरे क्या थे। तो शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, बहुत सारे संकट आए सामने। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की, तो वह इनमें से एक था, ठीक है। हम कहते हैं ना कि वो चरम बिंदु था, लेकिन और भी बहुत सारे संकट आए, उसकी बात हम आगे चर्चा करेंगे। तो शीत युद्ध के दौरान खुली लड़ाइयाँ भी हुई, कुछ खुली लड़ाई हुई, हालांकि ज़्यादा रंग रंजित ना होने के कारण इसको हम
ठंडा युद्ध कहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो मतलब होती ही है युद्ध में, युद्ध का नाम ही दिया गया है तो हुई थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस संकट लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे मतलब रक्त रंजित कहीं ना कहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एकदम तीसरा विश्व युद्ध में जो ऐसा लड़ाई होना चाहिए था वैसा हुआ, इसीलिए इसको हम ठंडा युद्ध कहते हैं। इतना क्लियर है। तो दोनों महाशक्तियां कोरिया, बर्लिन, कांगो दशक शुरुआत हुई और अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ काफी ज्यादा क्या हुआ, कुछ जगह तो चूंकि हो रहे थे लड़ाई तो इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। कोरिया कांगो दशक की शुरुआत हुई, अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार ही नहीं था दोनों महाशक्ति में से, इसलिए संकट कहीं ना कहीं तो उभर ही रहा था। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आश्चर्य ऐसे क्षेत्र से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देश के बीच संकट के अवसर आए। युद्ध हुए या नहीं, इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बात एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। ये बात मतलब कि समझ में आती है कि ज्यादा हद तक नहीं बढ़ी, हुई या नहीं हुई उसको हम नजरअंदाज भी करें तो खतरा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्र में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संबंध जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। जैसे होता है ना कि अगर आपके दोस्त में लड़ाई हो जाती है और आप दोनों आपस में बात ही नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाती है कि शंका और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एक दूसरे के वजह से शक बढ़ जाता है और ज्यादा फिर खतरा बढ़ने लगता है। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों के बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। ऐसे भी आए जब शीत युद्ध को टालने के लिए बाकी देश भी बहुत ज्यादा मतलब चाह रहे थे कि शीत युद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता, और खासकर शीत युद्ध को खत्म करने में गुट निरपेक्ष, ये गुट निरपेक्ष क्या है सबसे पहले इसमें है गुट, किसी गुट में शामिल न होने वाला। जैसे कि मैंने बताया कि महाशक्तियों के साथ ही अगर महाशक्ति थी तो छोटे छोटे गुट देश गुट बना के इसमें शामिल हो गए, इसमें भी कुछ कुछ देश शामिल हो गए। लेकिन मैंने बताया था ना कि कुछ देश ऐसे थे जो किसी में शामिल नहीं हुए, ये गुट निरपेक्ष रहे, ये गुट में शामिल ही नहीं हुए, इसलिए इनको नाम गुट निरपेक्ष रख दिया गया। और इन्होंने ही क्या किया, दोनों के बीच सुलह कराने का कार्य किया। तो देखिए शीत युद्ध का घटनाक्रम, इसको आपको पढ़ युद्ध का घटनाक्रम क्या रहा। साम्यवादी 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया, ठीक। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हम शुरू करते हैं। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे, ये गुट निरपेक्ष की हम बात करें, ठीक है, गुट निरपेक्ष। उसमें नेता कौन थे, भारत से जवाहरलाल नेहरू थे। और उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अतः यह बात उभरकर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। जब महाशक्तियों ने समझ लिया था तो युद्ध को तो हर हाल में टलना ही था। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामले में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरी सरकता गया और इसमें संयम का तर्क भी काम कर रहा था। हालांकि क्या हुआ कि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई। शीत युद्ध के क्या हुआ, प्रतिद्वंद्विता तो खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक वजह से लड़ाई नहीं हुआ था, यहाँ विचारधारा भी था, शक्ति संतुलन भी था, ये सब कुछ था, तो वो खत्म नहीं होने वाला था, इसलिए नहीं हुई खत्म प्रतिद्वंद्विता। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए। अब क्योंकि ये सोवियत संघ था, सोवियत संघ को भी लग रहा था कि अब इसके पास ज़्यादा होगा तो वो भी खूब जमा कर रहा था, ये भी जमा कर रहा था, इसलिए ये जो हथियार को जमा करने की जो नीति थी वो बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से चली हुई थी, लगी हुई थी, ठीक है। हथियारों के बड़े बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया, ठीक है। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि संयम बढ़ता है फिर भी युद्ध हो। तो दोनों पक्ष में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगाता था। अब ऐसा क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि दूसरे के पास कितना है तो वो और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते थे, तो इसलिए अनुमान गलत लगने के कारण वो हथियारों की जो होड़ लगा रखे थे, होड़ लग गई हथियारों की जमा करेंगे तो युद्ध में हम जीत जाएंगे। तो दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त अब देखिए, अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारत युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा, ठीक है।
यही सवाल उन दोनों में था। उन दोनों ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश नेताओं को कैसे पता चलेगा कि इस शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल की दागी गई है, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। तो ऐसा भी हो सकता था, इसलिए वो क्या कर रहे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूएसएसआर है, ठीक है, और ये यूएस है, और ये क्या है, ये दोनों कार्टून मशहूर जो है भारतीय कम्युनिस्ट एक कुट्टी ने बनाए हैं। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है, ठीक है। पहला कार्टून उस समय का है जब साम्यवादी सोवियत गणराज्य के अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती कर ली, ठीक है। ये अमेरिका है, सॉरी, ये देखिए, ये अमेरिका है और ये सोवियत संघ है। ये दोनों आपस में बैठे हुए हैं, आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये पीछे से गुपचुप दोस्ती कर लिया, ठीक है, चीन के साथ। तो वही दिखाया गया है, गुपचुप यानी कि ये इससे सोवियत संघ से छुपा के किया गया दोस्ती, गुपचुप तरीके से। अब यहाँ देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, जॉनसन वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। जब उन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उनको यहाँ पे ये बिच्छू की तरह वियतनाम दिखाया गया है, ठीक है। जब ये वियतनाम पे इन्होंने बिना सोचे समझे हमला कर दिया था अमेरिका ने, तो उसको बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। तो उसी हानि को दिखाया गया। यहाँ पे देखिए कितना खुशी के साथ ये खाता हुआ है, या इसका मतलब ये है कि युद्ध करने की वो फिराक में थे और उन्होंने युद्ध किया तो बहुत खुश थे, लेकिन ये युद्ध उन पर भारी पड़ गया, तो वही दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणु अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियार की होड़ पर लगाम कस जा सकती है। उन्होंने एक संधि तैयार की कि अस्त्र को नियंत्रण किया जाएगा। अस्त्र यानी जितने भी हथियार है उस पर नियंत्रण, अब नहीं हथियार जमा किया जाएगा, ना ही बनाया जाएगा। तो अस्त्र नियंत्रण का उन्होंने प्रस्ताव रखा, और इसी से उनको लगा कि अब हो सकता है कि इसके कारण युद्ध में और हथियार की होड़ खत्म की जा सकती है, ठीक है। ऐसे प्रयास की शुरुआत क्या हुआ, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई, और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। देखिए, जो हथियारों की होड़ को रोकने के लिए जो संधियां की गई, उनको याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये संधियां ये थी, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, ये परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परिक्षेपास्त्र और परिसीमन संधि, ठीक है। तो परमाणु परिक्षेपास्त्र और परिसीमन संधि, अब ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटो इस नाम से भी जाना जाता था इंग्लिश में, तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और संधियों को अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां, ठीक है। उन्होंने संधियां इसलिए की ताकि हथियारों की होड़ को रोका जा सके, क्योंकि दोनों को पता था कि हम दोनों अगर लड़ते हैं तो दोनों को उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बार इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, जोसेफ ब्रॉस टीटो। कौन थे, जोसेफ ब्रॉस टीटो। और देश का नाम देख लीजिए, कौन से देश थे, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया याद कर लीजिएगा, यूगोस्लाविया थे। दूसरा देश कौन सा है, भारत, जहाँ से जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। और भी देश होंगे, ये देखिए, ये है गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, ये मिस्र से थे, और सुकर्णो इंडोनेशिया। तो ये जो देश थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। गुट निरपेक्ष आप समझ चुके हैं कौन सा था। अब बात करते हैं दो ध्रुवता को चुनौती, गुट निरपेक्ष। दो ध्रुवता, तो देश बटा हुआ था, उसको चुनौती कौन दे रहा था, गुट निरपेक्ष, जो किसी देश गुट निरपेक्ष शामिल नहीं थे, अब वो तीसरी दुनिया की तरफ उभर गए, ठीक है। तो हम देखिए, शीत युद्ध की वजह से विश्व जो था वो दो प्रतिद्वंदी गुटों में तो बट गया रहा था। तो इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प दिया। उन्होंने विकल्प दिया कि तुम इन दोनों में शामिल मत हो, एक अलग ही तीसरा विकल्प दिया, और उन्होंने कहा कि यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का, ठीक है, तीसरा विकल्प दिया। गुट निरपेक्ष जो संस्थापक जो नेता थे, उन्होंने ये सामने रखा उनके सामने प्रस्ताव कि आप किसी में शामिल मत हो, आप एक तीसरी विकल्प अपना लो, किसी में भी शामिल ना होने का, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में क्या किया, एक सफल बैठक की, और इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के बामे नक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन
याद कर लीजिए, पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन में आता है। कब हुआ था? 1961 में बेल ग्रेड में 1961 में हुआ था। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की प्रतिनिधित्व करता था। सम्मेलन क्या कहता था? इन 5 देशों के बीच सहयोग रहेगा। दूसरा बात क्या कहता था ये सम्मेलन? कि शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अमेरिकी देशों को नाटकीय उदय होगा। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। ठीक है, तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। ठीक है, पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ उसमें कितने देश शामिल हुए? 25 देश। समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई और 2016 में देखेंगे तो वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 देश और 17 पर्यवेक्षक देश भी शामिल हुए। ठीक है, तो जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। ठीक है, तो इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आ गया। इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वास्तव में यह आंदोलन क्या है? दरअसल यह आंदोलन यही है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना सरल हो जाएगा कि यह महाशक्ति के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। जाहिर सी बात है, आपको समझा दिया था इस तरह कि किसी में शामिल ना होना है, गुट में ना जाना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है। तो महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं था कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग करते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। देखिए, जो अगर ये दोनों महाशक्तियों में शामिल नहीं हो रहे थे गुट निरपेक्ष देश, तो इनका मतलब ये नहीं था कि ये बिल्कुल तटस्थ बने रहेंगे, कि यानी किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ये अपने से मतलब रखेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं। और इनका मतलब ये भी नहीं था कि वो अंतर्राष्ट्रीय यानी जो पूरे विश्व में क्या चल रहा है इससे भी अपने आप को अलग कर ले, ऐसा भी नहीं था। इनका मतलब क्या था? गुट निरपेक्षता का मतलब सिर्फ ये था कि पृथकतावाद भी इनका मतलब जबकि नहीं था। देखिए, पृथकतावाद को पहले समझ लेते हैं। पृथकतावाद का मतलब होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना। जैसे आप जानते हैं उत्तर कोरिया, वो अपने आप को ज़्यादातर मामलों में क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखता है। ठीक है, तो ऐसे मामले भी नहीं थे। ठीक है, 1787 में देखेंगे, 1787 में कि अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तथा अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। अमेरिका ने अपने आप को क्या रखा था? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। इससे पृथकतावाद कह सकते हैं। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुट निरपेक्ष की बात करें तो उस गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्ति द्वारा अपने क्या था? खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनकी संकल्प में। वो क्या कर रहे थे? गुट निरपेक्ष देश कितने अच्छे कार्य कर रहे थे, आप देख सकते हैं। वो दोनों महाशक्तियों को समझा रहे थे कि आप दोनों आपस में मत लड़ो, उनको लड़ने से रोक रहे थे। और क्या कर रहे थे? नेतृत्व भी कर रहे थे जो गुट निरपेक्ष में शामिल देश थे कि आप किसी भी महाशक्ति में शामिल मत हो, क्योंकि उन महाशक्ति में अगर आप शामिल होंगे उन्हें और एक युद्ध करने की और ज़्यादा आशंकित बढ़ जाएगा। इसलिए वो किसी भी शक्ति में शामिल नहीं होना चाहते थे और वो अलग रहकर उन महाशक्तियों में क्या करना चाहते थे? कि संधि करवाना चाहते थे। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है तटस्थता, धर्म निभाना भी नहीं है। गुट निरपेक्षता, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और हर बार बनता है, इस चीज को नोट कर लीजिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति। इन दोनों में अंतर क्या है? गुट निरपेक्षता और तटस्थता। तो तटस्थता समझ लीजिए। तटस्थता का अर्थ क्या होता है? मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। युद्ध में बस शामिल न होना, इसकी नीति है। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश में युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए और इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए। जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि तटस्थता और गुट निरपेक्षता में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे कि जो तटस्थता की नीति होता है, ये वाला देश ना युद्ध में शामिल होते हैं और ना ही किसको गलत और सही बताते हैं। लेकिन ये गुट निरपेक्षता का जो गुट था, जो ये संधि थी, एक बनाई गई एक नीति थी, इसके तहत इन लोगों ने, जो गुट निरपेक्ष में शामिल थे, उन्होंने युद्ध को भी रोकने की कोशिश किया और सही गलत का भी निर्णय लिया। ठीक, इसलिए वो अलग था। अब आते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। सिर्फ मध्यस्थता दोनों में कर रहे थे, संधि नहीं करवा रहे थे।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश क्या कर रहे थे, अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। देखिए गुटनिरपेक्ष में जितने भी ज्यादातर देश थे वो क्या थे, अल्प विकसित, और वो जो महाशक्तियां थी वो विकसित थी, ठीक है। तो ये अल्प विकसित थे, उनको दर्जा मिला था अल्प विकसित थे। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती क्या था, आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करना, अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी, और स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास से कोई देश सही मायने में आजाद नहीं रह सकता, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता, इससे वह उपनिवेशित देश भी हो सकता था। अब मानिए कोई देश है, अगर किसी से मदद ले रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि कोई धनी देश जो है वो उस पर वर्चस्व जमा सकता है, उसे अपने कब्जे में ले सकता है। तो उनका जो सबसे पहला जो नीति क्या होगा, कोई भी विकसित विकासशील देश रहेगा कि अपने देश का विकास करना, ठीक है। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी अपने देश को विकास करना, गरीबी को दूर करना, ठीक है, ये सब थी उनकी। बगैर टिकाऊ विकास के, और ये टिकाऊ विकास एक जो एक निरंतर विकास चलता है, उस विकास के ये विकसित भी नहीं हो सकते थे, आजाद भी नहीं रह सकते थे। इसी समझ से क्या हुआ, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का धारणा का जन्म हुआ, ठीक है, अल्पविकसित देशों के कारण। तो 1972 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसे याद करिएगा, अंकटाड में टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। इसे क्या समझ में आ रहा है, डेवलपमेंट के लिए। तो शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण प्राप्त होगा। पहला जो ये जो लाया गया उसमें ये बताया गया, सुधार लाया गया उसमें ये बताया गया कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी विकसित देश करते हैं। अब उन जो पश्चिम देश जो जिसका दोहन करते हैं उस पर नियंत्रण किसका होगा, अल्प विकसित देशों का, क्योंकि अल्प विकसित देश इसका नेतृत्व कर रहे थे, वही लोग इसको लेकर आए थे सुधार संधि को, इसलिए उनका अपने फायदे के लिए उन्होंने अपने कुछ नीति बनाए। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा, ठीक है। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। क्या होता था कि पश्चिमी देशों से जो कोई भी चीज़ लाया जाता तो उसकी प्रौद्योगिकी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली 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 रखते थे, तो उसमें वो क्या कह रहे थे कि उसमें कम होगी। अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी, तो ये प्रस्ताव उन्होंने रखा, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या था, तो ये आप बता देंगे कि अब क्या था, ठीक है। अल्प विकसित देशों के द्वारा रखा गया था, इसमें ये चार सुधार रखे गए थे और ये चार सुधार आपको बता देने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली थी। इससे पहले एक और नाम याद कर लीजिए, बामे इनक्रुमा, घाना के थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, ये भी थे बामे इनक्रुमा, ये आखिरी थे, ठीक है। गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा, ठीक है। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आपने पहले पढ़ा था, में आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, उस समय आर्थिक मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण सन 1970 के दशक के मध्य तथा आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे जब 1970 आया तब। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने का प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण क्या था, विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे इसका, ठीक है, जबकि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि ये विकासशील देशों के लिए फायदे में था, इसलिए जाहिर सी बात है जो विकसित देश है वो उसका विरोध ही करेंगे, ठीक है। भारत और शीत युद्ध, अब हम ये पढ़ते हैं भारत और शीत युद्ध, यानी कि शीत युद्ध हुआ, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो ये भी जान लेना हमारे लिए जरूरी होता है कि आखिरकार भारत पर इसका क्या असर पड़ा, शीत युद्ध हुआ तो भारत पर क्या असर पड़ा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने अपने को क्या किया, दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा, और दूसरे भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों को खेमे जाने का पुरजोर विरोध किया। पहला भारत ने क्या किया, खुद को दूर रखा, और दूसरा जो नव जो तुरंत के
उपनिवेशों से छूटे हुए देश थे, जिनको प्रशासन पहले तो कोई दूसरा देश कर रहा था और आज़ाद हुए थे कुछ साल पहले, तो उनको क्या किया, उनको भी रोका। दो कार्य किया भारत ने। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता थी। नेहरू ने विश्व को याद दिला दिया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीतयुद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से क्या किया, रोका। ठीक है। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर देखिए 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान क्या हुआ। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध जो था उसके दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमों से जुड़े हुए नहीं थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों को क्या किया कि एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाई। ठीक है। कुछ लोगों ने क्या माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये गुटनिरपेक्षता सही है, लेकिन ये भारत के हिसाब से ये उतनी ज्यादा मेल नहीं खाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपने मत दिए। यह बात ठीक नहीं। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत को प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। ठीक है। पहली बात, अब भारत के लिए कैसे फायदेमंद हुआ ये देख लीजिए। पहली बात तो यह गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सदता होता हो, न कि महाशक्तियां और उनके खेमे देशों का। दूसरा क्या था, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा, एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। देखिए यहाँ पे ये भी फायदा था भारत को। अगर भारत को महसूस हो ताकि महाशक्ति में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ जा सकता था, क्योंकि वो किसी महाशक्ति में शामिल नहीं था तो उसके पास तो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन था। वो अपना रुख कर सकता था दोनों गुटों में से कोई में भी भारत को न तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। दोनों गुट क्या कर सकते थे, ढोल चुनरिया ली। यहाँ पे तो अनुष्ठान का क्रियान्वयन उतना नहीं होता होगा, देवी देवताओं का पूजा नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा संभव। स्वागत है आप सभी का लर्निंग विद मुस्कान।
आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, ओल्ड वॉर क्या था क्या। स्वागत। फ्यूजन होगा तो फिर ये क्या मतलब हुआ।